अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग सस्टेन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हफमैन कोडिंग के बारे में है और ये ग्रीडी तकनीक की एक तकनीक है। ग्रीडी एल्गोरिदम और ग्रीडी तकनीक क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन मैंने ये पहली वीडियो में दे दी है। अगर आपने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके उसको चेकआउट कर लें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। तो इस वीडियो में हम हफमैन कोडिंग के रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें तो ताकि सबकी CS 502 की तैयारी अच्छी हो जाए और आपका कोई भी टॉपिक जो है इससे रिलेटेड वो मिस ना हो। आपने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पे मैं CS 502 के रिलेटेड क्विज, असाइनमेंट्स, GDB और जो फाइनल टर्म में पेपर होंगे वो भी शेयर करूँगी। तो आपने इसीलिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और मैं आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर रही हूँ, तो आपने मुझे सपोर्ट करना है। ओके, तो हफमैन कोडिंग क्या है? हफमैन, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आई होप कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हफमैन कोडिंग क्या है? ये ग्रीडी तकनीक की एक तकनीक है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि इसमें हम करते क्या हैं? तो इसमें हम डाटा को कंप्रेस करते हैं, उसको इनकोड करते हैं। डाटा को कंप्रेस और इनकोड हम कैसे करते हैं और हफमैन इनकोडिंग को हम क्यों यूज़ करते हैं, इन सारे पॉइंट्स को मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगी। तो ये हमारी एग्जांपल है कि एक मैसेज है और वो बना है 100 करैक्टर से मिलके। अब उस मैसेज में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? उसमें ABCDEF है। A की फ्रीक्वेंसी 50 है, B की फ्रीक्वेंसी 10 है, ठीक है। C की फ्रीक्वेंसी 30 है, D की फ्रीक्वेंसी 15 है, E की फ्रीक्वेंसी 3 है और F की फ्रीक्वेंसी 2 है। जब हम इनको प्लस करते हैं तो ये बनते हैं 100 करैक्टर्स। अब इसमें हमने क्या करना है, ये जैसे 100 करैक्टर्स हैं तो हमने इनको इनकोड करना है। क्यों इनकोड करना है? क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो इनकोड करने से क्या मुराद है? इनकोड करने से मुराद ये है कि हमने इसको 0-1 की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो 0-1 उसको ये लैंग्वेज समझ में आती है। अगर हमने किसी से कम्युनिकेट भी करना है कंप्यूटर के थ्रू तो तब भी हम इसको इनकोड करेंगे। अब ये जो है स्काई इनकोडिंग, ये हमारे पास बेसिक इनकोडिंग तकनीक है जिसकी रेंज है 0 से 127। तो यहाँ से ध्यान से सुनिएगा कि हमारे पास जो है ASCII में जो है वो 0 से 127 बिट्स होती हैं। मतलब हमारे पास 128 करैक्टर्स हैं और अगर हमें 0 से 127 के नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो हमारी कितनी बिट यूज़ होंगी? 7 बिट्स। 7 बिट्स कैसे यूज़ होंगी? हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे 7 बिट्स यूज़ होंगी? तो ये हमें ऐसे पता चला कि ये जो है 0 से 127 तक मैक्सिमम नंबर 127 है। तो 127 को अगर हम बाइनरी फॉर्म में लिखें तो इसकी बाइनरी फॉर्म 1 7 दफ़ा आता है, ठीक है। 1 जो है 7 दफ़ा आएगा। फिर इसका मतलब हुआ कि 0 भी 7 दफ़ा आएगा। तो एक बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 7 बिट्स ज़रूरी हैं। मतलब A को रिप्रेजेंट करना है तो 7 बिट्स, B को रिप्रेजेंट करना है 7, E को रिप्रेजेंट करना है 7, C को रिप्रेजेंट करना है 7, F को रिप्रेजेंट करना है 7। इसी तरह तो 7 × 100 तो ये हमारे पास जो होती हैं वो इक्वल आ जाती हैं = 700, ठीक है। कि इस पूरे को इनकोड करने के लिए हमें मतलब 700 बिट्स की ज़रूरत होगी। ये अभी हम हफमैन इनकोडिंग को डिस्कस नहीं कर रहे, इससे आपको मतलब अंदाज़ा होगा कि हम हफमैन इनकोडिंग यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। तो आपने इसको भी ध्यान से सुनना है। अब दूसरी तकनीक देखें कि दूसरी तकनीक ये है कि हमें पता है कि हमारे मैसेज में 6 करैक्टर हैं ABCDEF।
अब हमने हर एक को यूनिकली आइडेंटिफाई कर दिया। ए को हमने कहा 000, बी को 001, यानी कि हर करैक्टर को हमने 3 दे दिए कि 3 बिट्स यूज होंगी। तो 3 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे 100 आएगा, 100 जी। तो यहाँ पे 100 आएगा क्योंकि टोटल जो थे करैक्टर थे वो 100 थे। तो हर बिट को 3 बिट्स मतलब रिप्रेजेंट करिए, तो 3 मल्टीप्लाई 100, तो ये इज इक्वल टू 300 आ जाएगा। ये इससे भी मिनिमम हो गया। अब हफमैन इनकोडिंग हमें क्या कहती है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखें हफमैन कोडिंग, ठीक है, आपको मतलब क्वेश्चन में आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है कि हफमैन कोडिंग बताएं और या हफमैन कोडिंग ट्री बनाएं, ठीक है। इसको हफमैन कोडिंग ट्री भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो है ये जो हमारे पास टेबल गिवन था, इसमें से हम 2 मिनिमम नंबर ले लेंगे, 3 और 2। ये हमें 2 मिनिमम नंबर लगे, ठीक है। जो राइट साइड पे होगा वो मैक्सिमम नंबर हम लिखेंगे और जो लेफ्ट साइड पे होगा वो मिनिमम नंबर लिखेंगे, ठीक है। जब हमने 2 और 3 को प्लस किया तो ये आ गया 5। अब हमने 5 यहाँ पे भी लिख लिया। अब ये 2 तो ख़त्म हो गए। अब हमने इनमें से मिनिमम नंबर देखना है। तो इनमें से मिनिमम नंबर जो है जी, तो इनमें से जो मिनिमम नंबर है वो है 5, ठीक है। ये 2 तो हो गए। अब हमने इन दोनों को देखा तो ये मतलब 5 था, ठीक है। हमने लिख लिया 5 यहाँ पे 5, फिर हमने इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया 10। अब हमने देखना है कि 10 मतलब अब इसमें से देखना है कि इसमें से मिनिमम कौन सा है। इसमें से 10 है, 10 लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 20 आ गया। अब देखेंगे कि 20 से मतलब 20 आ गया। अब मिनिमम इसमें से 30 से और 50 से कौन सा है, तो 30 है, 30 ग्रेटर है, ठीक है, 20 से। तो हमने देखा कि जो मतलब बड़ी वैल्यू है वो राइट साइड पे आएगी, तो हमने ये 30 लिख लिया। अब हम 20 प्लस 30 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 50। अब हमने देखना है कि टेबल में मिनिमम नंबर कौन सा है इसमें से। तो ऑब्वियसली ये मतलब ना 50 है, तो 50 प्लस 50 करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि जो राइट साइड है वहाँ पे हमने 0 0 0 0 सॉरी जो लेफ्ट साइड है, मतलब आप ये कहीं पे भी मतलब 1 और 0 पुट कर सकते हैं, लेकिन आप सीक्वेंस के तौर पे चलेंगे तो आपके लिए एग्जाम में इजी होगा कि जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे हमने 0 पुट किया और जो राइट साइड है वहाँ पे हमने 1 1 पुट किया। अब हमने देखना है, अब हमने ए को रीड करना है तो हमें मतलब ये देखें, ए को रीड करना है तो हमें मतलब हमने ऊपर से मतलब नीचे की तरफ पाथ पे आना है। ए कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ए को रीड करने के लिए कौन सी बिट यूज हो रही है, 0। अब हमने बी को देखना है, बी को रिप्रेजेंट, बी कहाँ पे है, ये रहा, और ये बिट आ रही है 1 0 0 1 0 0। अब हमने सी को देखना है कि सी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितनी बिट्स चाहिए। तो सी कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो ये 1 1। अब हमने डी को रिप्रेजेंट करने के लिए देखना है कि हमें कितनी बिट्स चाहिए। तो डी कहाँ पे है, यहाँ पे। हमने देखना है पाथ 1 0 1 0। तो ये क्या आ गया, 1 0 1 0। अब हमने ई को देखना है रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितनी बिट्स चाहिए। तो ई को रिप्रेजेंट करने के लिए ई कहाँ पे है, ये वाले पाथ पे, 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1। अब हमने एफ को देखना है, एफ को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए। तो एफ ये रहा, ठीक है। तो हम जाएंगे 1 0 1 मिनट 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो अब ये देखें कि हम ए की जो थी ये हमने बिट्स निकाल ली कि ए की ये आएंगी, ठीक है। ए की बिट क्या थी, यहाँ पे ए 50 था और इसकी नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं, 1। तो 1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। अब बी कितने थे, बी का मतलब फ्रीक्वेंसी थी 10। अब नंबर ऑफ बिट्स कितनी है, 3। तो हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये 30 आ जाएगा।
सी कितना है, सी जो है वो है 30 को नंबर ऑफ बिट्स 2 इज इक्वल टू 60। डी क्या है, डी का फ्रीक्वेंसी क्या है 5, नंबर ऑफ बिट्स कितनी है 4 इज इक्वल टू 20। ऐसे ही हमने सबको किया, इसको हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 185 बिट्स आ जाएंगी जब हम इन सब को प्लस करेंगे। तो हफमैन इनकोडिंग का यही बेनिफिट होता है कि ये मिनिमम जो है नंबर ऑफ बिट्स हमें चाहिए होती है डाटा को इनकोड करने के लिए। जब जैसे कि हमें ये पता चल गया कि अगर हम ए को इनकोड करेंगे तो वो कैसे करेंगे, बी को करेंगे तो उसमें कौन से मतलब डिजिट्स यूज होंगे 101 100, तो ये हमें यहाँ पे पता चल गया। अब देखें, आपको हफमैन इनकोडिंग और इसका ट्री बनाना आ गया, आपको पता चल गया कि हम इसमें जो कोडिंग करैक्टर है वो कैसे निकालते हैं। अब आपको क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि ईच करैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स लगी या एवरेज बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट ईच करैक्टर। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो टोटल आई हैं वो 185 हैं और हम जो मैसेज के मतलब टोटल करैक्टर थे 100, तो हम उसको उस पर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.85 बिट्स पर करैक्टर, यानी कि हमें हर एक बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 1.85 जो है वो रिक्वायर्ड हुई हैं। ठीक है, तो अगर आप से ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, इससे मतलब क्या होता है कि हमें मतलब ट्रांसमिशन, जितना हमारा मैसेज छोटा होगा उसमें उतना ही ट्रांसमिशन में हमें मतलब कम टाइम लगेगा उसको ट्रांसमिशन करने में, और जितना ही हमारा मैसेज बड़ा होगा उतना ही हमें मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम जाते हैं कम टाइम की तरफ। ठीक है, तो इसीलिए हम हफमैन कोडिंग और ये जो ग्रीडी तकनीक है इसको यूज़ करते हैं। ये ग्रीडी तकनीक की एक तकनीक है हफमैन इनकोडिंग। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी इस लेक्चर से, मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए ये लेक्चर तैयार कर रही हूँ, तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। बस अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग सस्टेन। तो आज का जो टॉपिक है इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है ग्रीडी एल्गोरिदम, इंट्रोडक्शन टू ग्रीडी एल्गोरिदम। इसको ग्रीडी तकनीक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। इसीलिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम लेक्चर्स, तमाम सीरीज़ इसकी आपको मिलती रहे। चलें तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फॉलो द लोकल ऑप्टिमल चॉइस एट ईच स्टेज विद इंटेंट ऑफ फाइंडिंग ग्लोबल ऑप्टिमल। कहने का मतलब ये है कि लोकली हर एक स्टेज पे बेस्ट चॉइस की तरफ जाते हैं हम इसमें। ठीक है, मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे कि ये एग्जांपल है, ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है और ये जो है वो डिफरेंट पाथ हैं। हर पाथ पे उसकी डिफरेंट कॉस्ट है। अगर कॉस्ट वाइज देखा जाए तो ग्रीडी एल्गोरिदम किस पाथ को सिलेक्ट करेगा, तो वो 2 वाले पाथ को सिलेक्ट करेगा। क्यों 2 वाले पाथ को सिलेक्ट करेगा? क्योंकि ये फॉलो करता है लोकल ऑप्टिमल चॉइस। इसको ये यहाँ पे बेस्ट चॉइस लग रही है। आगे जाके इसका क्या रिजल्ट आएगा ये नहीं पता, लेकिन जो लोकली ऑप्टिमल चॉइस है वो इसको यहाँ पे बेस्ट लग रही है, इसीलिए वो इस पाथ को सिलेक्ट करेगा। ग्रीडी एल्गोरिदम में हम बात करते हैं फिजिबल सॉल्यूशन की, ऑप्टिमल सॉल्यूशन की। फिजिबल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ये बेस्ड ऑन सिलेक्शन क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ ग्रीडी एल्गोरिदम से रिलेटेड कि एज अ स्टूडेंट हमारे पास मल्टीपल करियर्स ऑप्शंस हैं। जैसे कि अगर मैंने नॉन मेडिकल चूज़ किया है तो मैं इंजीनियरिंग लाइन में जा सकती हूँ।
या मैंने मेडिकल चूज़ किया है तो मैं मेडिकल लाइन में जा सकती हूँ। तो ये जो ऑप्शंस हैं, करियर ऑप्शंस हैं, इसको हम कह सकते हैं सॉल्यूशन स्पेस। ठीक है, जितने भी करियर ऑप्शंस होते हैं इनको हम सॉल्यूशन स्पेस कहते हैं। लेकिन आउट ऑफ दिस सॉल्यूशन स्पेस हम फाइंड आउट करते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, फिजिबल सॉल्यूशन क्या है कि हम सिलेक्शन क्राइटेरिया पर बेस्ड करते हैं और पहले हम वो वाला सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है ग्रीडी एल्गोरिदम जो है वो इसी पर बेस करता है। ऑप्टिमल सॉल्यूशंस में हम जिन चीज़ों को फॉलो करते हैं मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताती हूँ। ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हम फोकस करते हैं मिनिमम कॉस्ट को, कि जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी कि हम मिनिमम जिस पे कॉस्ट थी, कॉस्ट से रिलेटेड है तो हम मिनिमम कॉस्ट वाले पाथ पे जाएंगे, क्योंकि ये फॉलो करता है लोकल ऑप्टिमल चॉइस। मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट से क्या मुराद है कि ग्रीडी एल्गोरिदम से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम ग्रीडी हैं, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ से लेंगे कि इसका मतलब है कि अगर हमें मतलब कोई कोचिंग मतलब कम फ़ी ले रहा है तो हम उसके पास जाएंगे क्योंकि हमें उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और मिनिमम रिस्क यानी कि हम मतलब मिनिमम मतलब कम रिस्क लेंगे उस स्टेज पे, हम उस स्टेज पे जाएंगे। ग्रीडी एल्गोरिदम इन चीज़ों पे लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन चीज़ों पर फोकस करता है। अब ये जो ग्रीडी एल्गोरिदम है ये बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करता है लोकली। ठीक है, और इसमें मतलब और इसमें हम जिस स्टेज पे खड़े हैं उसी स्टेज पे फाइंड आउट करते हैं बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा ये हमें उसकी गारंटी नहीं देता। ये सारी नैप जैसे कि अगर हमारी प्रॉब्लम है तो हम मिनिमम कॉस्ट से रिलेटेड है तो हम मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। अगर मैक्सिमम प्रॉफिट से रिलेटेड है तो मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। अगर मिनिमम रिस्क से रिलेटेड है तो हम मिनिमम रिस्क फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि मिनिमम कॉस्ट, हम चाहते हैं कि हमें मिनिमम कॉस्ट, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल पे बता दिया। मैक्सिमम प्रॉफिट कि अगर कहीं पे सेल लगी है, ठीक है, तो हम वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे मतलब कपड़े मतलब अच्छा हो। ठीक है, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट हमें, मतलब सेल लगी है, कपड़ा अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हमें उस टाइम पे वो बेस्ट सोल्यूशन लग रहा है कि हम मतलब ये सेल है तो हम यहाँ से ख़रीदारी कर लेंगे। लेकिन अगर वो हम फाइनल सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते, हम सिर्फ जो जहाँ पे खड़े हैं, जिस स्टेज पे खड़े हैं, हम वहीं पे अपना लोकल बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ग्रीडी एल्गोरिदम होता क्या है। और मिनिमम रिस्क यानी कि अगर हमारी प्रॉब्लम मिनिमम रिस्क से रिलेटेड है तो हम मिनिमम रिस्क जो है फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि इसमें नैपसैक प्रॉब्लम है, जॉब फ्रीक्वेंसिंग है, मिनिमम स्पेसिंग है, स्पेनिंग ट्री है, ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न है या हफमैन कोडिंग है। इससे रिलेटेड जो है अगर ये प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व कर रहे हैं हम, तो हम इसको देख के इसको सॉल्व करेंगे कि हमें मिनिमम कॉस्ट की प्रॉब्लम है तो मिनिमम कॉस्ट यूज़ करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट की है तो मैक्सिमम प्रॉफिट, और अगर मिनिमम रिस्क की है तो मिनिमम रिस्क। ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं ये ग्रीडी एल्गोरिदम में आती हैं और इनमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे। अगर वो मिनिमम कॉस्ट से रिलेटेड है तो मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, अगर मैक्सिमम प्रॉफिट के रिलेटेड है तो मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, अगर मिनिमम रिस्क से रिलेटेड है तो हम उसमें मिनिमम रिस्क फाइंड आउट करेंगे। सिंपली ग्रीडी एल्गोरिदम की यही डिफ़ाइन है कि जिस स्टेज पर हम खड़े हैं वहाँ पे हम बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, बजाय इसके कि हमें जो है फाइनल जो सोल्यूशन होता है उसकी कोई भी गारंटी नहीं होती। तो अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी और आपकी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग सस्टेन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम है। ठीक है, इस वीडियो में हम फ्रैक्शनल नैपसैक के रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब क्लियर करेंगे। तो आपने वीडियो को क्या करना है, लास्ट तक देखना है ताकि आपके सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएं और आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। जैसे कि हम पिछले जो मिड के लेक्चर्स हैं, लेक्चर नंबर 21, उसमें हम नैपसैक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ चुके हैं कि नैपसैक प्रॉब्लम होती क्या है। नैपसैक प्रॉब्लम भी एक ग्रीडी तकनीक है और इसमें ये प्रॉब्लम आती है। ग्रीडी तकनीक क्या है और नैपसैक क्या है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो प्लीज़ चेक आउट दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो काइंडली आप उसको जाके चेकआउट कर लें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो जैसे कि हम फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं, तो हमने लेक्चर नंबर 21 में पढ़ा था कि नैपसैक प्रॉब्लम क्या होती है कि एक बैग होता है जिसमें हमने चीज़ें ऐड करनी होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऐड करनी होती हैं। उसके वेट और उसकी जो है जो वेट होता है और उसकी वैल्यू को देख के, ठीक है, कि कितना वेट है। और हम चाहते हैं कि ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है। मैं आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन की डेफिनेशन बताती हूँ कि ऑप्टिमल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो हम बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम के लिए जो हम बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं उसको ऑप्टिमल सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और नैपसैक प्रॉब्लम के बारे में कि हमने ये डिस्कस कर लिया कि एक बैग होता है, हम उसमें जो है उसकी एक कैपेसिटी होती है, हम उसमें उसके वेट और वैल्यू को मद्देनज़र रखते हुए हम उसमें चीज़ों को ऐड करते हैं। ठीक है, इसमें भी हमने यही डिस्कस करना है। ये देखें कि उसमें भी इसने यही कहा है कि जो है नैपसैक, हमारे पास एक नैपसैक है, कैन कैरी, उसका टोटल उसका वेट है, कुछ उसकी कुछ वैल्यूज़ हैं। ठीक है, जैसे कि ये उसने बताया हुआ है। आपने क्या करना है, ये देखें, द स्टेप्स इज एग्जैक्टली सेम, यानी कि फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम और नैपसैक प्रॉब्लम के जो स्टेप्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है, बट वन इज अलाउड टू टेक फ्रैक्शन, यानी कि ये अलाउड करता है फ्रैक्शन लेना ऑफ आइटम्स ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ वेट एंड फ्रैक्शन ऑफ वैल्यू, कि फ्रैक्शन ऑफ आइटम में फ्रैक्शन लेना, वेट में फ्रैक्शन लेना और वैल्यू में फ्रैक्शन लेना। ठीक है, ये आपको MCQs के तौर पे आ सकता है। तो आपने ये जो हाईलाइट चीज़ें हैं इनको देख लेना है कि ये जो PI है इज इक्वल टू ये वैल्यू है, ये वेट है। ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी है डोनेट द वैल्यू, यानी कि ये डोनेट करता है कौन सी वैल्यू को, वैल्यू पर यूनिट वेट रेशियो फॉर आइटम्स I। ठीक है, अब मैं आपको फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम क्या होता है इसकी मैं आपको डेफिनेशन सिंपल वर्ड में दिखाती हूँ कि हम इसको, फिर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी ये समझाऊंगी कि फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम क्या होता है और हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये देखें, मैंने गूगल पे सर्च किया फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम डेफिनेशन। यहाँ पे देखें, इन फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम वी कैन ब्रेक आइटम्स, हम आइटम्स को ब्रेक करते हैं फॉर मैक्सिमाइज, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऑफ नैपसैक की ले सकें। ठीक है, तो ये आप अपनी वर्डिंग में अगर आपको पूछ लिया जाए कि नैपसैक प्रॉब्लम क्या होता है तो आप वहाँ बता सकते हैं कि इसमें हम आइटम्स को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं मैक्सिमम वैल्यू गेट करने के लिए नैपसैक की, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बैग में जो है चीज़ें डालने के लिए उनके आइटम्स को ब्रेक कर लेते हैं। अब मैं आपको इसकी, ये देखें, अब मैं आपको इसकी जो है एग्जाम्पल की तरफ लेके चलती हूँ कि एग्जाम्पल इसकी क्या है। आपने ये रीड आउट कर लेना है पैराग्राफ। तो ये देखें, ये जो है नैपसैक की फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम है। देखें, यहाँ पे हमारे पास एक बैग है जिसका वेट है 60। ठीक है, हम इसमें 60 वेट तक हम इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये वेट है, एक आइटम है उसका वेट 5 है, एक आइटम है उसका वेट 10 है, दूसरी आइटम है 20 है, 30 है और 40 है। ये उसके नीचे उनकी वैल्यूज़ को लिखा हुआ है। नैपसैक प्रॉब्लम में हमने क्या पढ़ा कि हम जो है आइटम्स को ब्रेक करते हैं। तो जैसे कि ये हमें चाहिए
कि ये सबसे बड़ा आइटम है, हम इसको ब्रेक करेंगे तो हम इसको 35 ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। 35 ब्रेक कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 140, ठीक है। अब हम बैग में कितनी और चीज़ें आइटम्स ऐड कर सकते हैं, 25। हमने देखा कि 25 जो है ये तो इसमें आइटम्स हैं जो ब्रेक हुए हैं, इसको हम मज़ीद और क्या ब्रेक करें, तो हम एक 20 वाला आइटम्स और एक 5 वाला आइटम्स ले लेंगे और इनकी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये 270 आ जाएगा, 270। तो ये ग्रीडी सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि हमने इसको ब्रेक किया है और ये बैग का जो वेट है उसको हमने मद्देनज़र रख के इसको आइटम्स को ऐड करना है, ब्रेक करना है बड़े आइटम्स को और फिर उनकी वैल्यूज़ को ऐड करना है। जब हम 5 को डिवाइड करेंगे 30 पे तो ये उसकी फ्रैक्शन आ जाएगी 6। ये करेंगे 10 को 20 पे तो इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी 2। इसको ऐसे करेंगे तो इसकी ये आ जाएगी। ये सारे उन्होंने ऐसे किए हुए, ठीक है। अब जैसे कि हम नीचे आते हैं तो नीचे ये वो ही सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको ऊपर डिस्कस कर के आई हूँ, तो आपने एक दफ़ा इसको ज़रूर देख लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको देती हूँ कि जैसे कि एक चोर है, ठीक है, वो घर में चोरी करने आता है और वो मतलब वो वाली चीज़ों को ऐड करता है बैग में जिनकी वैल्यू मतलब जिनका वेट कम है और उनकी वैल्यू ज़्यादा है, जैसे कि गोल्ड की चीज़ें हो गई, डायमंड की चीज़ें हो गई, तो पैसे वगैरह हो गए, तो उनका वेट कम है और वैल्यू उनकी ज़्यादा है। जैसे कि वो उसके पास बैग है तो वो उसमें एलसीडी वगैरह तो नहीं रखना शुरू कर देगा कि ये सोफ़ा है, ये मतलब वेट को और वैल्यू को मद्देनज़र रखते हुए वो अपने बैग में चीज़ों को ऐड करेगा। तो वो गोल्ड की चीज़ें जो कीमती चीज़ें होंगी ना उनको ऐड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नॉन ऑप्टिमल सोल्यूशन वो होता है जो बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता हमें, जैसे कि हमारे पास स्नैपसैक बैग को ही कहते हैं, ठीक है। एक तरह का ये बैग होता है जिसमें हमने चीज़ों को ऐड करना होता है वैल्यू और वेट के लिहाज से। जैसे कि हमारे पास एक आइटम है 30 का, ठीक है, हमने 30, 20 और 5 के आइटम्स को ऐड कर लिया और उनकी वैल्यूज़ को ऐड कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास जो है 5 की जो है वो स्पेस बच रही है, ठीक है। हमारे पास ये स्पेस बच रही है कि हम मतलब और आइटम इसमें ऐड कर सकते थे, लेकिन हमने इसमें नहीं हुआ, तो इसीलिए इसको नॉन ऑप्टिमल प्रॉब्लम बोलेंगे, ठीक है। नॉन ऑप्टिमल सोल्यूशन है, ये हमें बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो जैसे कि हम नीचे वाली एग्जांपल पे आते हैं तो ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है। ऑप्टिमल सोल्यूशन वो होता है जो हमें बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि हमने ये हमारे पास बैग है वैसे ही और ये हमारे पास आइटम्स हैं, हमने 40 वाले आइटम्स को ऐड किया। जैसे कि फ्रैक्शंस में हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि हम आइटम्स को ब्रेक कर लेते हैं। नॉन ऑप्टिमल में वो हमें बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता और ऑप्टिमल सोल्यूशन में वो हमें बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। जैसे हमने पूरा आइटम यहाँ पे फिक्स कर दिया तो इसकी वैल्यू जो थी वो 160 थी और फिर हमने कहा कि 60 है तो 20 वाला आइटम ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास ये ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो यहीं तक था हमारा लेक्चर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसके रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ फाइनल टर्म के लिहाज से वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए, आपको उसको सर्चिंग नहीं करनी पड़े। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इतनी मेहनत से ये वीडियो रिकॉर्ड की है, तो बस अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग सस्टेन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 8 है, ग्राफ के रिलेटेड है, लेक्चर नंबर 28 है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलें, तो आज इसमें हम अपने 2 लेक्चर्स कवर करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। तो चलें हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं।
तो जो ग्राफ्स होते हैं, ग्राफ्स क्या होते हैं, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, और ये फ्लेक्सिबल होते हैं और ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि एक इंटरनेट कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, या कुछ भी है, तो वो भी एक ग्राफ बना रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम रोड्स हैं, रोड्स रास्ते, अलग अलग रास्ते जो है, एक घर का रास्ता है वो अलग अलग रास्तों को जाता है, तो वो भी एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैप हो गया, मैप में भी ग्राफ्स बने होते हैं, ठीक है। तो ये देखें, जैसे मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि ग्राफ्स आर इम्पॉर्टेंट। मैंने बताया कि ग्राफ्स इम्पॉर्टेंट होते हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर बिकॉज दे आर फ्लेक्सिबल। मैंने आपको बताया कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, मैथमेटिकल मॉडल फॉर मैनी एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होते हैं, ठीक है। जैसे कि जब हम कनेक्शन होता है, रिलेशनशिप होता है, या इंटरकनेक्शन होता है बिटवीन पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, ग्राफ इज अ गुड वे टू मॉडल दिस। ये तो ग्राफ जो होते हैं गुड वे होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि हमें कंप्यूटर्स कनेक्शंस हो गए, नेटवर्क ट्रांसपोर्टेशंस हो गए, रोड्स हो गए, लॉजिकल सर्किट्स हो गए, सर्फेसिस हो गई, शेप्स वगैरह हो गई, तो ये सारी क्या होती हैं, ये ग्राफ्स शो करती हैं। और ग्राफ में कुछ वर्टिक्स होते हैं और एजेस होते हैं। वर्टिक्स नोड्स लगा लें और एजेस वो लगा लें जो रास्ते हैं जहाँ से हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना है। जैसे कि हमने एक घर से दूसरे घर जाना है, तो हमें जो है एक नोड से दूसरे नोड तक जाना है, तो हमें उसके एजेस का पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि देखें, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ वर्टिक्स, ये नोड्स हैं। जैसे कि ये जो है, ये 1 नोड है, 2 ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, ठीक है। ये नोड्स दिए हुए हैं और ये जो रास्ते हैं ये उसके वर्टिक्स हैं, ठीक है। कुछ ग्राफ जो होते हैं वो डायरेक्टेड ग्राफ होते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ वो होते हैं इफ पेयर इज ऑर्डर, अगर पेयर ऑर्डर में हो तो वो डायरेक्टेड होते हैं, और अगर अनऑर्डर हो तो वो अनडायरेक्टेड ग्राफ्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे कि ये देखें, ये ग्राफ है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है और ये एक नोड है। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। क्यों अनडायरेक्टेड ग्राफ है? क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन एरो नहीं दिया हुआ। ये 1 से 2 की तरफ भी आ सकता है, 2 से 1 की तरफ भी जा सकता है, 2 से 4 की तरफ भी आ सकता है, 4 से 2 की तरफ भी जा सकता है, 4 से 3 की तरफ भी जा सकता है, 3 से 4, इसीलिए ये अनडायरेक्टेड है, ठीक है। और डायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं? जिसमें डायरेक्शन दी होती है, एरोज होते हैं, ठीक है। जैसे ये देखें, ये 1 से 3 की तरफ जा रहा है, बस एरो ये शो कर रहा है कि ये सिर्फ इसी रास्ते पे जा रहा है। ये इसकी डायरेक्शन दी हुई है। ये जो है डायरेक्टेड ग्राफ जो है वो ऑर्डर के थ्रू पेयर किए हैं, तो ये डायरेक्टेड ग्राफ होते हैं। और जो अनऑर्डर होते हैं वो अनडायरेक्टेड ग्राफ होते हैं। ये आपको एमसीक्यूज के तौर पे या शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ सकते हैं, कोई डायग्राम दे सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये डायरेक्टेड है या अनडायरेक्टेड है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये सेल्फ लूप है, ठीक है। ये एक जो है वो नोड अपने ही वापस वहां पे आ रहा है, तो लूप चल रही है, तो ये सेल्फ लूप हो गई। और जैसे ये मल्टीग्राफ है, मल्टीग्राफ कैसे है? जैसे कि 1 से जो वर्टिक्स निकल रहे हैं वो 4 पर आ रहे हैं। कितने ज़्यादा वर्टिक्स हैं जो 4 पे और 3 पे आ रहे हैं, तो एक से ज़्यादा वर्टिक्स जब आ जाते हैं किसी नोड्स पे तो उसको हम मल्टीग्राफ कहते हैं, ठीक है। ये आपने छोटी छोटी बातें जो है वो याद रखनी है। ये देखें, अब ये जो है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। हमने बताना है कि ये जो वर्टिक्स हैं ये कहाँ तक जा रहे हैं। ये 1 से 2 की तरफ जा रहा है, हमने 1 2 लिख लिया। 1 से 3 की तरफ जा रहा है, 1 से 3 की तरफ लिख लिया। 1 से 4 की तरफ जा रहा है, 1 से 4 की तरफ लिख लिया। 2 से 4 की तरफ आ रहा है, ये हमने सारे इसको लिख लिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो रोड्स हैं इनको नाम दे दिया, ठीक है। जैसे कि हम किसी शहर वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे भी रोड्स जो होते हैं वहाँ के नाम होते हैं, तो इसीलिए हमने उनको रिप्रेजेंट कर दिया नाम के थ्रू। ये सिर्फ E1 E2 E3 और E4 उसने रिप्रेजेंट किए हुए हैं। अब ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि इन डिग्री क्या होता है और आउट डिग्री क्या होता है। इन डिग्री जो होता है मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ।
जी, तो जैसे कि ये देखें, ये इस वक्त हमारी ये इन डिग्री है क्योंकि हम इस पेज पे हैं। जब हम इस लिंक पे या इस लिंक पे जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हम किसी और पेज पे पहुंच जाते हैं। अगर इंटरनेट चल रहा होगा तो आपको मतलब नज़र आ जाएगा कि अगर हम एक पेज से दूसरे पेज की तरफ चले जाते हैं, जैसे कि हम ये दूसरे पेज की तरफ आ गए ना, तो ये अब हमारा हो गया इन डिग्री और जो पिछला पेज था वो हमारा हो गया आउट डिग्री। इसमें भी सिंपल उन्होंने यही बात की है, ये रहे कि इन आर डायाग्राफ द नंबर ऑफ एजेस कमिंग आउट ऑफ वर्टेक्स इज कॉल्ड आउट डिग्री ऑफ दैट वर्टेक्स। नंबर ऑफ एजेस कमिंग इन, जो कमिंग इन होते हैं ना वो इन डिग्री होते हैं, और जो कमिंग आउट होते हैं ना तो वो होते हैं आउट डिग्री। ये आपने याद रखना है। मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दिया। ये एक ग्राफ है, इसमें उसने सिर्फ ये बताया है कि जब हम 1 से इन होंगे तो 3 पे आउट हो जाएंगे, और जब हम 1 से इन होंगे 2 पे आउट हो जाएंगे, 2 से इन होंगे तो 1 पे आउट हो जाएंगे, और जब हम 2 से 4 पे आएंगे तो 4 पे कोई भी रास्ता नहीं जा रहा, तो 4 पे इसीलिए 0 आउट लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमें ये फार्मूला दे सकता है वो पेपर में। ठीक है, कि ग्राफ जो होते हैं वो किससे मिल के बनते हैं, तो वो वर्टेक्स और एजेस से मिल के बनते हैं। ठीक है, जब हमने इसकी कार्डिनैलिटी देखनी है तो मींस इसका मतलब क्या होता है, ये मतलब आपको एमसीक्यूज पे ये जो मैंने हाईलाइट चीज़ें की हुई है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के रिलेटेड। तो ये देखें, इन डिग्री जो होता है वो जब हम इन डिग्री और आउट डिग्री जो होता है वो इज इक्वल टू होता है मीन्स के। ठीक है, ये ई है, ये एजेस हैं, और इसको हम कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स भी कहते हैं, नंबर ऑफ एजेस कहते हैं इनको, ये जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, ऑफ अनडायरेक्शन ग्राफ, अनडायरेक्शन ग्राफ के लिए जो होती है डिग्री वो 2 एजेस होते हैं। ठीक है, एजेस मीन्स कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ई द नंबर ऑफ एजेस, द लेंथ ऑफ पाथ इज द नंबर ऑफ एजेस। ये आपने जो हाईलाइट चीज़ें हैं ना वो आपने अच्छे से देख लेनी है। तो हमें जो है एक साइकिल, अ साइकिल इज अ ग्राफिकल ग्राफ इज अ पाथ containing latest 1 edges and for which ई नॉट इज इक्वल टू ई के। जो थे मतलब 2 साइकिल्स को इंट्रोड्यूस करवाया था, साइकिल ग्राफ जो थे उनको 2 बंदों ने इंट्रोड्यूस करवाया था। जी, तो 2 बंदे थे, हैमिल्टनियन और इलोरियन। ये जो 2 बंदे थे इन्होंने साइकिल ग्राफ के बारे में मुतारफ़ करवाया था। इन्होंने क्या मुतारफ़ करवाया कि जो साइकिल ग्राफ होता है, मतलब अगर हम जैसे कि लूप, ठीक है, जैसे कि हम एक रास्ते से घुमा के दोबारा से उसी रास्ते पे आ जाते हैं तो वो एक साइकिल हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ये देखें, हैमिल्टनियन साइकिल इज अ साइकिल दैट वर्टेक्स दैट विजिट एवरी वर्टेक्स इन अ ग्राफ एग्जैक्टली वंस, यानी कि जो हर एक वर्टेक्स पर वो विजिट करता है एक दफ़ा और घुमा के वो अपने ही वर्टेक्स पे आ जाता है। और उसने भी यही कहा था, इलोरियन साइकिल इज अ साइकिल दैट विजिट इन एवरी एजेस। उसने वर्टेक्स के थ्रू मुतारिफ करवाया था और इसने एजेस के थ्रू मुतारिफ करवाया था। ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ऑफ अ ग्राफ एग्जैक्टली 1 देयर आल्सो पाथ वर्जन्स इन विच you do not need return on starting vertex। ये देखें, जैसे कि ये एक साइकिल है, साइकिल ग्राफ है, ये आपको ये एमसीक्यूज के तौर पे आ सकते हैं कि इसके कितने साइकिल्स निकलते हैं, ये बताएं इसके कितने साइकिल्स हैं, ये कौन सा ग्राफ है, तो ये आपने देख लेना। ठीक है, जैसे कि ये 1 से 3 की तरफ आ रहा है, 3 से 4 की तरफ, 4 से 2 की तरफ और फिर 2 से 1 की तरफ, यानी कि घुमा के दोबारा से वो उसी नोड पे आ रहा है, उसी घर पे आ रहा है, तो ये एक साइकिल बन गया। अब हमने इतने को देखना है, 1 से 4 की तरफ, 4 से 2 की तरफ और 2 से फिर 1 की तरफ। ठीक है, अब हमने इसको छोड़ के सिर्फ इसको देखना है, ये 1 से 2 की तरफ और 2 से 1 की तरफ, तो ये एक साइकिल्स बना रहे हैं ये ग्राफ। ठीक है,
तो ये देखें जैसे कि आपको एक डायरेक्टेड ग्राफ दैट इज अ साइक्लिक इज कॉल्ड, यानी कि ये आपको डेफिनेशन या एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है कि इसको जो होता है डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ कहते हैं, ठीक है, इस वाले को। और देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट ग्राफ को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी एमसीक्यूज में और शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि मैट्रिक्स के जरिए और लिस्ट के जरिए। तो अब हम इसको लिस्ट और ये देखें, ये मैट्रिक्स के ज़रिए हमने इसको सॉल्व किया और ये लिस्ट के ज़रिए। अब देखें ये मैट्रिक्स हमने ये बॉक्स बना लिए 1 2 3 थ्री नोड्स हैं, 3 नोड्स बना लिए, ये उनके पाथ बना लिए। अब देखें 1 से जो मतलब रास्ता 1 पे ही आएगा, तो जो रास्ता नहीं आएगा ना वहाँ पे हम 0 लिख देंगे, और जो रास्ता जाएगा उस नोड की तरफ वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, और जो रास्ता नहीं जाएगा वहाँ पे 0 पुट करेंगे, और जो जाएगा वहाँ पे 1 पुट करेंगे। जैसे कि ये देखें, आप ये देखेंगे तो यहाँ से आपको समझ आएगी कि ये देखें जब हम 1 से 1 की तरफ आ रहा है, रास्ता आ रहा है, हमने लिख दिया 1। अब 1 से 2 की तरफ देखना है हमने, 1 से 2 की तरफ आ रहा है रास्ता एक जी आ रहा है, तो हमने 1 लिख दिया। अब हमने देखा कि 1 से 3 की तरफ जा रहा है, जी जा रहा है, 1 लिख दिया। अब हमने इसको देखना है कि 2 से 1 की तरफ कोई रास्ता जा रहा है, नहीं जा रहा, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब 2 से 2 की तरफ जा रहा है, 2 से 2 की तरफ नहीं जा रहा, 0 लिख दिया। 2 से 3 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब 3 से 1 की तरफ आ रहा है रास्ता कोई नहीं, 0। 3 से 2 की तरफ जा रहा है, जी जा रहा है, 1 लिख दिया। और 3 से 3 की तरफ आ रहा है, लूप लग रही है, नहीं लग रही, तो हमने यहाँ पे भी 0 पुट कर दिया। यहाँ पे जो होगी, अब हमने लिस्ट के जरिए, अब 1 2 3, अब 1 से जो रास्ते जा रहे हैं, 1 से 2, 1 पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, ये हमने लिस्ट बना दी। अब 2 से कहाँ पे जा रहा है, 2 पे सिर्फ 3 जा रहा है, 3 वाला नोड यहाँ पे लगा दिया। और 3 से जो है वो 2 पे जा रहा है, तो ये हमने ये कर दिया। अब वहाँ वो आपको स्टोरेज भी पूछ सकते हैं। तो ये देखें कि जैसे कि हमें जो मैट्रिक्स है ना वहाँ पे ये स्टोरेज स्पेस लग रही थी, और जो लिस्ट थी वहाँ पे हमें ये स्टोरेज स्पेस लग रही थी। लिस्ट में हमें कम स्टोरेज स्पेस लग रही थी, और जो मैट्रिक्स है ना वहाँ पे हमें ज़्यादा जो है वो स्टोरेज जो है वो 4 चाहिए। तो ये हमने याद रखना है, ठीक है, ये आपने याद कर लेने हैं कि लिस्ट पे ये है उसकी स्टोरेज, और जो मैट्रिक्स है उस पे इसकी स्टोरेज ये है। अब हम ग्राफ रिवर्सल पर आते हैं, तो ग्राफ रिवर्सल का भी वही है कि उसमें एजेस होते हैं और वर्टिक्स होते हैं, ठीक है। और जैसे कि ये देखें जी, जैसे कि ये देखें कि इसमें हमने सिंपल एक हमने सैंपल लेना है और उसमें से बाकियों को माइनस कर देना है। जैसे कि ये 4 है, तो हम 4 माइनस, जैसे कि ये देखें उसने नीचे ये बताया हुआ है कि जैसे 4 माइनस 1, कि हमने 1 जो है वो विजिट कर लिया है, और बाकी अब जो है रह गए हैं वो 3 रह गए हैं, यानी कि 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा 3। जब हम 2 को कर लेंगे तो n माइनस 2, जब हम 3 को विजिट कर लेंगे तो n माइनस 3, जब हम 4 को विजिट कर लेंगे तो n माइनस 4। इसी तरह ये, और इसको जो है लीड करेगा n फैक्टोरियल सिंपल पाथ। ये था आज का लेक्चर। तो अब लेक्चर नंबर 29 की तरफ चलते हैं।